नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश विकास के घोड़े पर सवार हो चुका है। योगी सरकार ने विधानसभा में प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 9,12,000 करोड़ रुपए का पार कर चुका यह बजट अब केवल आंकड़ों का खेल ही नहीं बल्कि मिशन 2027 की तैयारियों की एक मजबूत झलक भी है। इस भारी भरकम राशि के साथ सरकार ने साफ कर दिया कि उसका पूरा ध्यान शिक्षा, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और युवाओं महिलाओं के रोजगार के नए अवसर पैदा करने का है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल की तुलना में 12.9% ज्यादा है। यूपी सरकार ने 43,000 करोड़ रुपए की बिल्कुल नई योजनाओं के लिए आवंटन किया है। योगी सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है। यूपी के 10 लाख युवाओं को बजट में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए 2,374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के साथ 18 स्पोर्ट्स कॉलेज भी खोले जाएंगे। बजट का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। कन्या सुमंगला शादी अनुदान के जरिए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं और छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज और बिना गारंटी के मिलेगा। अयोध्या धाम के चौमुखी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर विकास प्राधिकरणों के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2016 की तुलना में डकैती में 89% कमी, लूट में 85% कमी, हत्या में 47% कमी, बलवा में 70% कमी और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 62% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले हत्या में 48%, दहेज मृत्यु दर में 19%, बलात्कार में 67% और सील भंग के मामलों में 34% की गिरावट आई है। बलात्कार में 67% की गिरावट आई है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े अपराधों में भी गिरावट आई है। हत्या में 43%, अगजनी में 94%, बलात्कार में 32% और गंभीर चोट के मामलों में 10% की कमी दर्ज की गई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। बजट पेश होने के बाद जहां बीजेपी गदगद दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार का यह आखिरी बजट है। आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, गरीबों और अमीर
बनाने वाला, जनता की जरूरतों के मुताबिक एक यह अच्छा बजट है। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी सरकार के विदाई बजट के साथ भाजपा की भी विदाई तय है। इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को सत्ता वियोग का मानसिक रोग हो गया है। वह सत्ता उनको 27 से लेकर 47 तक भी मिलने वाली नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, अश्विनी राणा जी अर्थशास्त्री, शशिकांत तिवारी जी नेता बीजेपी, निखिल खत्री प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा जी, बजट को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं वित्तीय अनुशासन का पूरी तरीके से पालन किया गया है। देखा जाए जिस प्रकार से उसमें से 10 अंक में से 9 अंक इस सरकार के बजट को दिया जा सकता है। कारण क्या है कि जो पिछले सालों में राज्य में प्रगति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहें या एग्रीकल्चर की कहें या हेल्थ की कहें या जो सब में बढ़ता जा रहा है, और इस बार सब सेक्टर के लिए उन्होंने बजट बढ़ाया भी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि जो पिछला बजट था उसमें से कितना बजट अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। वो जो ब्यूरोक्रेसी की विफलता कह सकते हैं उसको, सरकार को उसको देखना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से देश बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो उसमें उस सप्लाई चेन को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और उसका स्कोप उत्तर प्रदेश में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है स्टेट की तरफ से, तो एक अच्छा हब जो है मैन्युफैक्चरिंग का पहले से बन गया है, लेकिन और उसको ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और जो है वो काम कर सकें। हेल्थ के लिए भी गए, मुझे वो दिन भी याद है कि जब कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों की ऐसी बीमारी थी जो पता ही नहीं लगती थी, हर साल बच्चे उसके कारण से चले जाते थे, लेकिन आज वैसी कोई खबर आती नहीं। तो इसलिए सरकार जो है वो चिंतित है। उसके लिए भी एजुकेशन के लिए उसने जो है इस बार फंड जो है बढ़ाया है, चाहे वो कॉलेज। आप जापानी बुखार की बात कर रहे हैं अश्विनी राणा जी, लेकिन आप 10 में से 9 अंक दे रहे हैं। निखिल खत्री मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप इस बजट को कितने अंक देना चाहेंगे निखिल जी? सबसे पहले आपसे पैनलिस्टों को और एपीएन न्यूज के सभी दर्शकों को, देश विदेश में व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हम एपीएन न्यूज के माध्यम से मैं सर खाली एक बात बता दूं कि ये सरकार इतनी बड़ी जुमलेबाज है कि सरकार अपने पुराने वादे भूल जाती है। बताओ, ये आय दुगने की बातें करती थी, उस सरकार ने अभी तो कोई स्टैंड नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो सरकार कह रही थी हम कुछ करेंगे, पता लगा कि उनका जो ऑफिस था वो ही किराए पर था, और 10,000 करोड़ इन्होंने खाली एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। और ये सरकार, भाजपा की सरकार, ऐसी सरकार है जो अपने जो पुराने जो वादे करती है उनको तो भूल जाती है और नए वादे ले आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट नहीं, ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इन्होंने मक्कड़ जाल जनता पर फिर फेंका कि जनता इनकी बात मान ले, पर कहीं ना कहीं जनता को ये पता लग गया है कि ये इतने बजट में खामी क्या है निखिल जी, सीधे शब्दों में जी सर? क्या बजट में क्या खामी दिख रही है आपको? सर बजट में सर सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि सर कहीं ना कहीं मेडिकल की सबसे ऊपर, मैं समझता हूँ कि सबसे टॉप पर हमेशा मेडिकल की फैसिलिटीज हमेशा रहनी चाहिए। पर सरकार ने बोली कि नहीं, हम खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, पर सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स क्या गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट होंगे। और सर दूसरी बात, आज तक सर मेडिकल जो हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज है उसमें सर ना तो प्रोफेसर सर ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें कितनी लैग सर अभी तक सर मेडिकल फैसिलिटीज में, वहां पे सर सरकार नहीं बता पा रही है। और सर जो 50 लाख करोड़ के जो इन्होंने अभी तक एमओयू साइन किए थे सर, वो सर कितने इन्होंने लगाए हैं उस पर सर ये बिल्कुल मौन है। और सर 50 लाख करोड़ के एमओयू सर कहाँ गए? और सर दूसरी बात सर, ये हमारे योगी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ टैबलेट बांटेंगे, सर कितने टैबलेट बट गए हैं? चलिए ठीक है निखिल जी। शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत तिवारी जी, 10वें बजट में कौन सी योजनाएं इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होंगी? शशिकांत तिवारी जी चले गए हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर। विनय राय जी, विपक्षी नेताओं ने इसे विधायी बजट करार दिया है, जमीनी सच्चाई क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। जहां तक विपक्ष का आरोप है कि ये विधायी बजट है, तो आपको इतिहास देखना पड़ेगा। जब भी किसी की भी सरकार रही है, आजादी के बाद से आज तक, विपक्ष ने कभी भी किसी भी बजट की तारीफ नहीं की है। ये काम सत्ता पक्ष का है, अपनी चीजों को सामने प्रस्तुत करना। और एक्सपर्ट बताते हैं कि किसके हक में क्या गया और किससे फायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ। लेकिन इस बात की सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि गन्ना का 30 रुपए मूल्य बढ़ा। मेडिकल कॉलेज जो जगह जगहों पे अभाव था, एक समय में जिस बीमारी का जिक्र किया गया, वो गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद के लिए जानलेवा साबित होती थी। हमें वो दिन भी याद है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और यही राहुल गांधी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से दवा छिड़कने की बात किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में उस बीमारी पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 100% लगाम लगाई जी। एक मेडिकल कॉलेज केवल हुआ करता था, बाबा राव दास मेडिकल कॉलेज, लेकिन अब गोरखपुर में एक एमसीयू उसके मुकाबले इलाज के लिए तैयार है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की कल्पना थी। उस लिहाज से अगर आप देखें तो आजमगढ़ में मेडिकल मिनी पीजीआई की शुरुआत इसकी सरकार ने की थी, तो देवरिया, कुशीनगर, इन जगहों पे मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार ने दिया है। सिर्फ इतना कि रातों रात कोई डॉक्टर नहीं तैयार हो सकता है। मेडिकल कॉलेज आप खोल भी देंगे। अभी जैसे मैं कल ही देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई, उसका राज्यसभा की कार्रवाई में कल प्रमोद तिवारी इस मुद्दे को उठाया जो रायबरेली एम्स का मुद्दा था कि कितने स्टाफ की कमी है। तो रातों रात डॉक्टर बढ़ेंगे नहीं, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, उसका बजट किस दिशा में जा रहा है, ये देखना एक एक्सपर्ट का काम है, सामान्य नागरिक का काम। यानी आप इस बजट को, विनय राय जी, आप जमीन पे रहते हैं, जनता की नब्ज को पहचानते हैं, अगर आपको माना जाए कि 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस बजट के लिए सरकार को आप? ठीक है, सबसे पहले मैं जो बजट जो भी आता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आज की तारीख में। अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट हो गया, हम विदेशों से अपने मार्केट का कंपटीशन करने जा रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में ऐसा हो कि कोई उद्यमी अपना उद्यम लगा सके, नंबर एक। दूसरी चीज है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लेके गवर्नमेंट आई है, उसमें कितने अच्छे, टिकाऊ और सस्ते मूल्य के सामान को उतार सके जो आम आदमी खरीद सके। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, गणेश जी अब छोटी आंख वाले मिलते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी इसलिए लोग खरीदते हैं, वो सस्ते मिलते हैं। अगर हमें खरीदार को कोई चीज अच्छी और सस्ती मिले, क्यों खरीदेगा? तब मार्केट का कंपटीशन है। मैं इतना जरूर कहूंगा, सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। और नंबर देना एक्सपर्ट का काम है, हम लोग का काम नंबर देना नहीं है। एक्सपर्ट तय करेंगे कि चलिए शशिकांत तिवारी जी, एक्सपर्ट ने आपको 10 में से 9 नंबर दे दिए हैं। सुनी राणा जी हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, बड़ी शख्सियत है शशिकांत तिवारी जी, लेकिन आपके लिहाज से क्या लग रहा है, आपकी कौन सी योजनाएं गेम चेंजर साबित होंगी आने वाले समय में? शशिकांत तिवारी जी, सरकार ने, आपने भी बताया अभी कि जिस प्रकार से दो मामले में तो इतिहास रच दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि 9 लाख करोड़ की बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आया है। दूसरा, योगी जी ने 10वीं बार बजट पेश करके और ये इतिहास रच दिया। दो इतिहास जो प्रमुख रूप से रचे गए हैं, अन्य इतिहास भी तमाम रचे जा रहे हैं। हर पैमाने पर हम जाएंगे तो इतिहास रची जा रही है। जिस प्रकार से युवाओं की चिंता की गई है, जिस प्रकार से महिलाओं की चिंता की गई है, जिस प्रकार से उनके रोजगार की चिंता की गई, जिसमें एमएसएमई की चिंता की गई है, कौशल विकास की चिंता की गई है, इस सरकार को सभी लोग हमारे अश्विनी भाई की तरह से 10 में से 9 इन्होंने दिया, इसके लिए धन्यवाद। इनको 10 में 10 देते तो और अच्छा लगता जनता को, देश की 25 करोड़ जनता खुश हो जाती। जो 10 में से 9 अंक दिए उसका कारण बता दे रहा हूँ शशिकांत तिवारी जी आपको। जी। और उसके बाद सवाल मेरा अश्विनी राणा जी से ही होगा। 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज, बिना गारंटी के ऋण देने की योजना असल में वित्त वितरण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेगी? क्या एनपीए नहीं बढ़ जाएगा? क्या वित्तीय अनुशासन की बात जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा? अश्विनी राणा जी। नहीं, कारण क्या है कि देखिए, जो बजट में आप पेश कर रहे हैं और वो दे रहे हैं, तो उससे ऐसा कुछ नहीं होगा। कारण क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट जो एमएसएमई को या छोटे उद्योगों को दी जाती है, तो उससे दो चीजें होती हैं। एक रोजगार सृजन होता है और एक जीडीपी के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है।
तो जब वो जीडीपी भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, तो वो डेफिसिट कहीं जो है स्टैंड नहीं करता है। और सरकार, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जीडीपी के अगेंस्ट जो डेट है उसको 30% के उस दायरे में रखने की कोशिश की है, फिस्कल डेफिसिट को 2.97 के करीब रखने की कोशिश की है। तो वो बड़े तरीके से जो है वो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर वो खरे उतर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ दिक्कत यही है कि जो पूरा बजट है वो इम्प्लीमेंट हो, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको टाइट करने की जरूरत है, ताकि योजनाएं अच्छी हैं वो नीचे धरातल तक जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि सभी जनता को उसका जो है वो लाभ मिल सके। जी विनय राय जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदेश की राजनीति में जहां अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यह विधायी बजट है, स्वामी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये सत्ता वियोग का मानसिक रोग है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में है अखिलेश यादव जी, वो खुद 5 साल बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल चुके हैं जी। उनके मूल्यांकन के हिसाब से लग रहा है कोई चीजें कम है। केशव जी सरकार के मुख्यमंत्री है, उनको लग रहा है वो सब तरफ अच्छा है, हर तरफ चंगा। लेकिन जो बात अभी अश्विनी जी ने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि अगर मान लीजिए आप स्कूटी देखने की योजना ला रहे हैं, स्कूटी किस तरीके से देंगे, कब देंगे, किसानों के लिए अगर कोई व्यवस्था लेके आ रहे हैं, एमएसएमई के लिए अगर कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, 5 लाख तक अगर आप ब्याज बिना ब्याज के अगर आप ऋण दे रहे हैं तो उसको किस तरीके से देंगे, किस योजना के तरह देंगे, उसके बंदर बांट तो नहीं होगी, या अधिकारी उस पर लाल फीता साहिब की तरह पलकी मार के तो नहीं बैठ जाएंगे। सब चीज देखने की चीज है। कोई भी सरकार अपने दृष्टिकोण से अच्छा बजट लाने का ही प्रयास करती है, चाहे जिसकी भी सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कुछ बजट के बाद जो योजनाएं आप जनता के सामने रखते हैं वो किस तरीके से जनता के बीच में उतरती है। इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आज बजट पेश हुआ है, अब उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो सड़कें गड्ढा युक्त है या गड्ढा मुक्त है ये देखना पड़ेगा। ये जमीनी स्तर पे जब सब चीजें ठीक होंगी तभी जाकर इस बजट को आप जायज या नाजायज कह सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आंकड़ों की हम बात करें, आंकड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के वेलफेयर के लिए है, कुछ न कुछ इससे बेहतर हो सकता है। लेकिन जमीन पर उतरने पर, क्यों कई बार देखा गया बजट ज्यादा का होता है उसमें आधे से कम तक खर्च हो पाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे कोई भी टेंडर निकल रहा है किसी भी भवन के निर्माण के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, अगर 40% कम में वो टेंडर को उठा रहा है, ये तय करना पड़ेगा टेंडर का जो आकलन करने वाला व्यक्ति था वो कौन था। अगर वो कह रहा 100 रुपए में बनेगा और वही चीज 50 रुपए या 40 रुपए में बन रही है, तो टेंडर बनाने वाला जो मूल्यांकन करने वाली टीम है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार आपने मूल्यांकन कैसे किया। और बनाने वाले अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके बना रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो कैसे इतने कम में निर्माण कर दे रहा है। तो हर चीजें सरकार के दृष्टि में होनी चाहिए, तभी जाकर बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। उत्तर प्रदेश का विकास। चाहूंगा जी जी जरूर प्रसून जी, मैं दोनों लोगों की बात सुन रहा हूँ और विनय राय जी ने भी अच्छी चिंता जताई जो जनता के हित में है, और अश्विनी जी ने भी चिंता व्यक्त किया कि देखिए, लेकिन उसको मैं अपने तरीके से स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जब बजट एलोकेशन हो जाता है और जिस डिपार्टमेंट के जिम्मे बजट एलोकेशन होता है उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि कैसे यूटिलाइज किया, उसका मूल्यांकन करिए, एस्टिमेट बनाइए, उसको खर्च करिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लैप्स होता है, तो उसका जवाब देना होगा, उसका स्पष्टीकरण उनको देना होगा कि किन परिस्थितियों में लैप्स हो रहा है। इसलिए कि 99.9 शशिकांत तिवारी, हमने आपकी बात समझ ली। जनता को सरकार की मंशा पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के साथ एक बड़ी खबर शेयर करना चाह रहा हूं मैं। भारत सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रम, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम को बजाया जाएगा। राष्ट्रगान के दौरान उसके सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। आपको बता दें कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों, अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य है। राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रगीत बजने के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य है। हालांकि नए नियमों में सिनेमा घरों को शामिल नहीं किया गया है, वहां फिल्म से पहले इसे बजाना या खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। इन निर्देशों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए
दिशा निर्देश तय करना है। इसकी राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 यानी अक्षय नवमी को की थी। यह पहली बार 1882 में उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुआ। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गाया। वंदे मातरम एक सांस्कृतिक वाक्यांश है जिसका अर्थ है, हे मां मैं तुम्हें नमन करता हूं। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेनानियों का मुख्य नारा बना। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कठिन भाषा और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को लेकर चिंता जताई। विवाद को सुलझाने के लिए नेहरू ने इस विषय पर टैगोर से मार्गदर्शन मांगा। 22 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 में से 4 पैरा हटाने का निर्णय लिया। इस विवाद ने उन तमाम लोगों के नजरियों को सशक्त किया जो इस्लाम को राष्ट्रीय हितों से ऊपर मानते थे। तो यह एक बेहद आज बजट यूपी का पेश हुआ। वंदे मातरम को अपना पुराना सम्मान वापस हासिल हुआ। आप लोग इस चर्चा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।